नमस्कार छात्रों। जैसा कि हमने अंतिम क्लास में देखा था कि डीएनए का रोल क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की। उसी संबंध में हमने डीएनए अपना कैसे रोल प्ले करता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, किन साइंटिस्ट ने एक ब्रेक थ्रू दिया था डीएनए की खोज में, उसकी संरचना देने में, उसके फंक्शन के बारे में, और ये बताया था कि डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे कि आरएनए का रोल क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, हो उसका आरएनए के अन्य फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आरएनए के अन्य फंक्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनाने में होता है। तो आज हम उसी संदर्भ में इस क्लास में आरएनए के बारे में, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के बारे में, आरएनए के डिफरेंट रोल पर्सपेक्टिव के बारे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस फाउंडेशन में, जिस फाउंडेशन के माध्यम से छात्रों को एक बेसिक अप्रोच के बारे में जानकारी मिल रही है, एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में कैसे तैयारी करें, उसके संबंध में ये फाउंडेशन प्रोवाइड कराया गया है। इस फाउंडेशन को प्रोवाइड कराने के लिए जियो संस्थान एवं जीएसईएस संस्थान का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसी क्रम में जियो के संस्थापक श्री महाराज नए पदम सागर जी एवं गुरुडी श्री मैना जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। इस फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए दिल्ली दिल्ली से संजय जी संकलेचा एवं गुजरात से मेहुल जी रूपाणी धन्यवाद के पात्र हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डीएनए कैसे काम करता है, वैसे ही हम इस क्लास में देखेंगे आरएनए की इंपोर्टेंस, आरएनए के फंक्शन, आरएनए के रोल्स क्या होते हैं, उस वो जेनेटिक मटेरियल तरह कैसे काम करता है, और जेनेटिक मटेरियल होता है तो कहाँ होता है, कहाँ होता है, वायरसेस में। तो ये सब इस हम क्लास में देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करेंगे जैसे हम पिछली क्लास में करते आए हैं, कि हम उसका पहले डायग्नोसिस करेंगे, जैसे डिस्कवरी किसने की, कैसे की, कौन से इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट उस डिस्कवरी से संबंधित रहे हैं, वो हम सब पढ़ते चलेंगे इम्पोर्टेंटली। जैसे हमने देखा था कि डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे ऐसे ही आज हम देखेंगे कि आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। डीएनए में आरएनए में मेन डिफरेंस क्या था, शुगर का दोनों में पेंटोज शुगर होता है, दोनों में क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन का शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है। अब पेंट, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस वहां पे डीऑक्सी राइबोज था, डीऑक्सी राइबोज था। यहाँ पे क्या है, राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस ये होता है कि जब पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर के 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाए तो बनाता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो वो डीएनए में पाया जा रहा था, और राइबोज शुगर कहाँ पाया जा रहा है, आरएनए में पाया जा रहा है। तो हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड 5 कार्बन शुगर होता है, जो हमने बात कर ली। ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये राइबोज के 2 नंबर कार्बन पे ओ पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो ग्रुप पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, वो ओ एच ग्रुप होता है। वो कौन सा ग्रुप होता है, ओ एच ग्रुप होता है। वहीं जब डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सीजनेशन हो जाता है उसका, तो ओ रिलीज हो जाता है, तो वो डीऑक्सी राइबोज बनाता है। तो डीऑक्सी राइबोज राइबोज से ही बनता है, और ये कहाँ पाया जा रहा है, डीएनए में। इसलिए डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज। और राइबोज कहाँ पाया जा रहा है, आरएनए में, इसलिए राइबोज का क्या नाम है, आरएनए का क्या नाम है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फेट डीएनए में पाया जा रहा था, फॉस्फेट यहाँ पे भी पाया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हमने देखा था डीएनए एंड आरएनए में, कि वहां पे क्या था, यूरेस आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा, आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। जबकि डीएनए में क्या पाया जाएगा, डीएनए में क्या पाया जाएगा, थाइमीन। डीएनए में क्या पाया जाएगा, थाइमीन। यूरेसिल को डीएनए में कौन रिप्लेस करेगा, थाइमीन रिप्लेस करेगा, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, अब एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वाइनिन, थाइमीन, ये सब चीज तो हम पिछली क्लास में ब्रॉडली डिस्कस कर चुके हैं।
इनको ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पाया जाता है। और बेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है ना, नेचर बेसिक है, नेचर बेसिक है, नेचर बेसिक है। दो चीज होती हैं, कोई चीज, कोई कंपाउंड एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो इनकी नेचर कैसी है, बेसिक है। अब ये नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के पढ़े थे हमने, प्यूरिन एंड pyrimidine, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, वही यहाँ पे पाए जाएंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, यूरेसिल पे। डिफरेंस कहाँ होगा, यूरेसिल पे। तो ये हमारा इंपोर्टेंट एक क्या हो गया था, इंपोर्टेंट यहाँ पे हमारा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा इंपोर्टेंट हमारा क्या हो गया, यूरेसिल। और ये मोस्टली आरएनए डबल हेलिक्स में नहीं पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, सिंगल हेलिक्स में ही पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, सिंगल हेलिक्स में। कुछ कॉम्प्लेक्स आरएनए होते हैं जो उनकी स्ट्रक्चर कहीं कहीं डुप्लेक्स होती है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए पाया जाएगा। जैसे ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का हमें कोई ज्यादा, हम डीप लेवल में नहीं जाएंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए इसका कोई मायने भी नहीं है। लेकिन हमने दिखाने के लिए यहाँ पे इस चीज को दिखा दिया है कि जिस छात्र को बेस थोड़ा सा डीप में और जानना हो वो जान सके। ये हमारे बेसिस हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं। मेनली हम अब आरएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए के टाइप भी पढ़ेंगे। आरएनए के मेनली 3 टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। लेकिन डिफरेंट मेजर आरएनए 3 तरह के होते हैं, लेकिन 1 और 2 और अदर इंपोर्टेंट आरएनए होते हैं जिनको हम शॉर्ट स्टैंडर्ड आरएनए बोलते हैं, जिसको शॉर्ट स्टैंडर्ड, जिसमें mRNA होता है, जिसमें siRNA होता है। इनमें 21 से लेकर 24 न्यूक्लियोटाइड तक पाए जाते हैं। इनको हम स्पेसिफिक अलग क्लास में डील करेंगे जब हम आरएनएआई का पढ़ेंगे। आरएनएआई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के संबंधित, उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पिछली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आरएनएआई से संबंधित, तो हम इसको अलग डील करेंगे, क्योंकि आरएनएआई में mRNA एंड siRNA का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अभी जो मेजर आरएनए हैं जो सेंट्रल डॉगमा में पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। mRNA और siRNA का रोल आरएनएआई में होता है। आरएनएआई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम ब्रॉडली अलग क्लास में डील करेंगे। मेजर जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA। सबका एक डिटरमाइंड फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। किससे, अब प्रोटीन कैसे बनेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। mRNA किससे बनता है, mRNA बनता है डीएनए से। mRNA किससे बनता है, डीएनए से, डीएनए से। और डीएनए से क्या बनता है, mRNA, mRNA। डीएनए से क्या बनेगा, mRNA। mRNA से क्या बनेगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन ही हमारा वो कंपाउंड है, प्रोटीन ही हमारा वो बायोमोलिक्यूल है जो आगे आगे डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करेगा। डिफरेंट करेक्ट जो ऑर्गेनिज्म में करेक्टर डेवलप होते हैं वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए प्रोटीन होगा। क्योंकि डीएनए एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होगा जो कि mRNA बनेगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। mRNA एक्चुअली ट्रिपलेट ट्रिपलेट फॉर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। एक 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो वो जब वही अमीनो एसिड जब चेन फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो वो बनाएंगे प्रोटीन। तो जब अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे, वही अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो इस जो 3 न्यूक्लियोटाइड है हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोडॉन। कोडॉन किस लिए आया है, जेनेटिक कोड से।
ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड जब मिलकर एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। और ट्रिपलेट इसको कोडॉन बोल रहे हैं क्योंकि ये जीन से आया है। कि जीन से, क्यों? न्यूक्लियोटाइड के जीन बने हुए हैं, और डीएनए से एमआरएनए बनना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना है। तो ये हम एमआरएनए का फंक्शन हो गया। इसको हम मैसेंजर आरएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए इनकोड कर रहा है क्या? प्रोटीन, इसलिए हम इसको मैसेंजर बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनका एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन में कोड कराना, उनका प्रोटीन में कोड कराना। मतलब ट्रांसफर, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को कैरी करना और प्रोटीन में कोड कराना। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और आरआरएनए का फंक्शन क्या होता है? आरआरएनए बनाता है राइबोसोम। आरआरएनए क्या बनाता है? राइबोसोम। हम राइबोसोम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइबोसोम की हेल्प से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और राइबोसोम राइबोसोम मेनली किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन एंड आरएनए के। प्रोटीन एंड आरएनए के। आरएनए आरएनए के। आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। तो यहाँ पे कई सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आके मिलके क्या बनाएंगी? प्रोटीन बनाएंगे। उसमें एमआरएनए होगा, उसमें टीआरएनए का रोल होगा, उसमें आरआरएनए का रोल होगा, क्योंकि आरआरएनए क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। हम बात कर रहे थे कि डीएनए कैसे आरएनए बनाता है। डीएनए कैसे आरएनए बनाता है? जब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वह एंजाइम होता है जो क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए। अब एंजाइम के बारे में अलग से कभी डील करेंगे अलग क्लास में। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मोस्टली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और कुछ आरएनए भी प्रोटीन की तरह काम, एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। लेकिन मोस्टली जो एंजाइम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन के। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है और जो क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा और जो बनाएगा डीएनए से आरएनए। तो पहले डीएनए अनवाइंड होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और ओपन होगा तो आरएनए आके डीएनए स्ट्रैंड पर बाइंड करेगा और नया नया आरएनए बनाएगा। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। एक टर्म होता है डॉगमा। डॉगमा मीन्स अनक्वेश्चनेबल, जिसपे कोई भी क्वेश्चन ना किया जा सके, वो होता है डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये एक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल वे में दिखाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। वन वे ऑफ साइकिल ये हो गया। दूसरा क्या होगा? डीएनए से डीएनए भी बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। हमने पिछली क्लास में देखा था रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था? वो एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज। तो वो क्या कर रहा था? डीएनए से डीएनए बना रहा था। और वो प्रोसेस किस स्टेज में हो रही थी? सेल साइकिल की एस फेज में। सेल साइकिल की
एस फेज में डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हमने अभी देखा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो हम इस प्रोसेस को, आरएनए से डीएनए भी बनता है छात्रों, ध्यान रखना, आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना था, हम उसको बोल रहे थे ट्रांसक्रिप्शन। जब ये वाइस वर्सा होने लगे, आरएनए से डीएनए बनने लगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वो क्या बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जो हमने अभी पढ़ा था कि ट्रांसलेशन में, यानी कि प्रोटीन बनने की प्रोसेस में एमआरएनए रोल प्ले करता है, टीआरएनए रोल प्ले करता है, अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं, राइबोसोम रोल प्ले करता है, ये सब रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। और आरएनए से आरएनए भी बनते हैं, आरएनए से आरएनए भी बनते हैं। बहुत सारे रेगुलेटरी आरएनए होते हैं जो आरएनए से आरएनए प्रोसेस के द्वारा आरएनए से आरएनए बनाते हैं। मेजरली हमने डिफरेंस देख लिए हैं आरएनए एंड डीएनए एंड आरएनए के बीच में। जैसे आरएनए है यूरेसिल एंड डीएनए है थायमिन, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आरएनए इज ए सिंगल हेलिक्स, हम बात कर चुके हैं, हमने देखा था डीएनए डबल हेलिक्स था जो वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती, क्या वैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की कैसी होती है स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स होती है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड की बनी होती है। आरएनए इज वेरी स्मॉल, आरएनए का जो साइज होता है वो वेरी करता है और स्मॉल होता है, लेकिन डीएनए एक वेरी एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। आरएनए कैन ट्रेवल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो होती है कहाँ पे, वो साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सब न्यूक्लियस से कहाँ पे मूव करेंगे, साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे। तो आरएनए मॉलिक्यूल मूव करता है, जबकि डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और कुछ डीएनए जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो डीएनए मूव नहीं करता, लेकिन आरएनए सेल के अंदर मूव करते रहते हैं, मूव करते हैं न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आरएनए हैज राइबोज शुगर, डीएनए हैज डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल में। अब हमने देखा था कि आरएनए के रोल क्या थे, रोल हमने जैसे टीआरएनए के देखा, आरआरएनए का देखा, एमआरएनए का देखा, ऐसे ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। कहाँ करता है, वायरसेस में। कहाँ करता है, वायरसेस। हम देखेंगे कि आरएनए कहाँ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कहाँ करता है, वायरसेस में। जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वायरसेस में। तो पहले हम कुछ वायरसेस, मतलब वायरस के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए कि वायरस क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, अ, ये कैसे पैथोजेनिक होते हैं, और इनका इवोल्यूशन में, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस ऑर्गेनिज्म से आए, कैसे हुआ। तो ये सब हम चीज इसके बारे में देखते हैं अभी। वायरसेस और सेल का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है हमें कि वायरस में स्ट्रक्चर में डीएनए और आरएनए कैप्सिड में पाए जाते हैं, जिसमें एनवेलप होता है, एनवेलप प्रोटीनियस पार्ट होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। जब सेल के बारे में हम देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होगा, यूकेरियोटिक होगा तो न्यूक्लियस होगा, मैनी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। रिप्रोडक्शन, जो वायरस होंगे केवल और केवल होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करेंगे, केवल होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। ये इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन पाया जाएगा, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली और सेक्सुअली। यहाँ पे जेनेटिक कोड ऑन डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन सेल्स में वो चाहे यूकेरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, वहां पे जेनेटिक मटेरियल ओनली ऑन
डीएनए होगा, जबकि वायरसेस में डीएनए हो सकता है या आरएनए होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वायरसेस केस में नहीं पाया जाएगा, जबकि सेल के केस में पाया जाएगा। एनर्जी ऑप्टेन ऑप्टेन और यूज एनर्जी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, वायरसेस नहीं करते, जबकि सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए वायरस रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि ये आउटसाइड द होस्ट सेल या आउटसाइड ऑफ द लिविंग सिस्टम वायरसेस कैसे होते हैं, इनर्ट फॉर्म में होते हैं। वायरसेस क्या होते हैं, इनर्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जबकि सेल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। चेंज ओवर टाइम, यस, म्यूटेशन पाए जाएंगे, म्यूटेशन से ही वायरस के नए स्ट्रेंस बनते हैं, नए वायरसेस उत्पन्न होते हैं, तो वो चेंजेस पाए जाएंगे। स्मॉलर पार्टिकल होते हैं ये, स्मॉलेस्ट, सिंपलर देन स्मॉलेस्ट सेल से भी स्मॉल होते हैं मोस्ट ऑफ द वायरसेस। अनलाइकली दैट दे वर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, unlikely that they were the first living organism because viruses are dependent upon living organism. It seems more likely that viruses develop after living cells. They are the first viruses may have evolved from the genetic material of the living cell. इस यहाँ पे हमने बताया है कि वायरसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। वायरसेस का इवोल्यूशन हुआ पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन मींस जब अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के बराबर में साथ साथ इवोल्यूशन चले, तो उसको बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं हम पैरेलल इवोल्यूशन। तो वायरस किससे बने, वायरस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से ही बने, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पैरेलल इवोल्यूशन। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, हमने देखा वायरस का नेचर कैसा होता है, वायरस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वायरस में क्या क्या होता है, वायरस क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। दिमित्री इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कुछ वायरस पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। बेजन ने एक साइंटिस्ट फिर हुए, उन्होंने इनके लिए एक टर्म यूज करा जिसको बोला पॉइजन, जिसको बोला पॉइजन। किसको, वायरल, अब तक वायरस नाम नहीं आया है, अब तक इसको उन्होंने कुछ इवानोवस्की ने देखा कुछ पार्टिकल्स हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। वो प्लांट क्या था, टोबैको। वो प्लांट कौन सा था, टोबैको। तो टोबैको मोजेक वायरस पहला वायरस था जो कि खोजा गया था। वो डिसीज कौन सी कर रहा था, टोबैको मोजेक डिसीज, टोबैको मोजेक वायरस या टीएमपी वायरस। इसके लिए बेजरनिक ने टर्म यूज करा पॉइजन। लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले स्टैनली नामक साइंटिस्ट हुए थे, स्टैनली नामक साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया था, क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि वायरसेस वर नॉट ट्रूली अलाइव। इन्होंने ही बताया था कि वायरस इंडिपेंडेंटली अलाइव नहीं होते, वो इनर्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन निकल के आई, वायरस इज ए नॉन लिविंग पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन, वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन जो कि आउट एनवेलप होता है उसका, न्यूक्लिक एसिड एंड समटाइम लिपिड। जैसे हमने कोरोना 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 वायरस के केस में देखा होगा कि हम उसको कोरोना वायरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके आउटर लेयर पे कोरोना फॉर्म में ग्लाइकोलिपिड पाए जा रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड पाए जा रहे हैं, वो कोरोना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए हम उसको कोरोना वायरस बोल रहे हैं। वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनना है, वो ग्लाइकोलिपिड की वजह से बनना है और लिपिड की वजह से बनना है। दूसरा हमने देखा वायरस रिप्रोड्यूस ओनली बाई इन्फेक्टिंग लिविंग सेल्स, बाई ओनली इन्फेक्टिंग लिविंग सेल, लिविंग सेल को जब तक इन्फेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर, वायरस साइज बहुत छोटा होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम देखा कि न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं ये,
न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जो प्रोटीन कोट पाया जाता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड किसकी बनी होती है? कैप्सोमियर का बना होता है। कैप्सोमियर का बना होता है कैप्सिड, कैप्सोमियर का बना होता है, जो कि प्रोटीन यूनिट होता है। जैसे कैप्सिड, कैप्सिड के बाद जो आउटर लेयर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, मोस्टली प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, मोस्टली लिपिड की बनी होती है। इसको हम ग्लाइकोलिपिड भी बोलते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड डिफरेंस क्या है? जब कोई लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़ जाए तो हम बोले लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। जब ग्लूकोज लिपिड के साथ जुड़ जाए तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर। तो मोस्टली आउटर स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो लिपिड की पाई जाती है। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं: T4 बैक्टीरियोफाज, टबैको मोजैक वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। टीएमबी में क्या होता है? आरएनए होता है। और जब बैक्टीरियोफाज में क्या होता है? डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज ये टर्म यूज करते हैं हम बहुत, इन जनरल पेपर में भी आता है, बहुत सारे न्यूज पेपर में भी यही रहता है। वह वायरस जो बैक्टीरिया को किल करे, वह बैक्टीरिया को किल करे, उसको बोलेंगे हम बैक्टीरियोफाज। प्रोटीन पाई जाएगी, कैप्सिड पाया जाएगा, दैट बाइंड टू कैप्सिड पार्ट ही ऐसा होता है जो होस्ट सेल में रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, होस्ट सेल में प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। प्रोटीन ट्रिक द सेल टू टेक द वायरस और सम केसेस जस्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। प्रोटीन ही पार्ट, वायरस का प्रोटीन ही पार्ट ऐसा होता है जो होस्ट सेल को ट्रिक करता है, मतलब उसको कंफ्यूज करता है और उसके बाद इन्फेक्शन कर देता है। वायरस जीन्स आर इवेंचुअली एक्सप्रेस्ड एनी एंड में डिस्ट्रॉय द सेल। सेल के अंदर वो प्रोटीन जाके ट्रिक करेगा सेल्स, होस्ट सेल को, और अपने न्यूक्लिक एसिड को या अपने न्यूक्लिक पार्ट को वायरस पार्टिकल सेल के अंदर डिस्चार्ज कर देगा, सेल के अंदर डिस्चार्ज कर देगा और जाके वहां पे होस्ट होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा और खुद को मल्टीप्लाई करके सेल को डाई कर देगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। मोस्ट वायरसेस इन्फेक्ट ओनली अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल। मोस्टली वायरस स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल को टारगेट करते हैं। Plant viruses infect plant cells. Most animal viruses infect only certain related species of animal cells. और viruses that infect bacteria are called bacteriophage, जो हमने बात करी है। इंटर किंगडम इन्फेक्शन रेयरली पाया जाता है। इंटर किंगडम, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि प्लांट वाला वायरसेस रेयरली ही एनिमल में इन्फेक्शन करेगा, और एनिमल वायरसेस रेयरली ही प्लांट को जाके इन्फेक्ट करेगा। ये इंटर किंगडम इन्फेक्शन होते हैं, वो रेयरली ही वायरसेस करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। हम देख चुके हैं फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पाई जाएगी, स्ट्रक्चरल यूनिट होगा जिसको हम प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर देखेंगे आगे। प्रमोटर प्रोटीन कोडिंग में हेल्प करता है। कैप्सिड पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों मिला के न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। एनवेलप पाया जाएगा, इन्फेक्टिंग पार्टिकल को हम ब्रियॉन बोलते हैं। अबाउट 70% ऑफ वायरसेस कंटेन आरएनए। 70% वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और 30% ही, अबाउट 30% ही वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। इन ह्यूमंस आरएनए वायरसेस कॉज ए वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। जैसे एचआईवी हो गया, एचआईवी क्या हो गया? आरएनए वायरसेस है। एचआईवी क्या है? आरएनए। इन्फ्लुएंजा भी क्या है? आरएनए वायरसेस है। ऑल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल वायरसेस आर पैरासिटिक इन नेचर। क्या होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक क्योंकि वो बिना होस्ट सेल के मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। बिना होस्ट के उनका एग्जिस्टेंस एक तरह से इनर्ट है, इनएक्टिव है।
तो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए ही चाहिए अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑल वायरसेस आर पैरासाइट। जो हमने बात की, वायरसेस मस्ट इन्फेक्ट लिविंग सेल टू मल्टीप्लाई और टू रिप्रोड्यूस। वायरस आएगा, लिविंग सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसकी मशीनरी को कंट्रोल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सिंपल प्रोसेस होता है वायरस की लाइफ साइकिल का। वायरस के लिविंग कैरेक्टर तब तक शो नहीं होते जब तक वो होस्ट मशीनरी में जाके इन्फेक्ट नहीं करता। इनर्ट फॉर्म में उसका कोई भी लिविंग कैरेक्टर शो नहीं होता। लेकिन जब, चूंकि न्यूक्लिक एसिड ही लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कुछ लिविंग कैरेक्टर होंगे वायरसेस में, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर होंगे। नॉन लिविंग कैरेक्टर के बारे में हम देख लिया, लिविंग कैरेक्टर के बारे में हमने देखा था कि उसमें चेंजेस पाए जाएंगे, म्यूटेशन पाए जाएंगे। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक नए वेरिएंट को जन्म देगा। अब जो कोई चीज रिप्रोड्यूस कर रही है, भले ही होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें करेक्टर है, वो लिविंग करेक्टर है। तो वो जीन एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, ये सब क्या है? लिविंग बीइंग के करेक्टर होते हैं। तो इसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग के दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। कुछ आरएनए वायरसेस, ये एग्जाम्पल उनकी क्लास दी गई है, जैसे पिकानो वायरस, एस्ट्रो वायरस, कैल्सी वायरस, फ्लेबी वायरस, टोगो वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोविड डिसीज कर रहा है। रेट्रो वायरस, जैसे एचआईवी क्या है हमारा, रेट्रो वायरस, रियो वायरस, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो देख सकते हैं। कोरोना वायरस हमारा हाल फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेट्रो वायरस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डीएनए वायरसेस हैं जो दिखाए गए हैं, जैसे एडिनो वायरसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिनो वायरस क्यों इंपॉर्टेंट है? कि एडिनो वायरसेस का म्यूटेंट फॉर्म या इनर्ट फॉर्म हमने किस में यूज कर किया जा रहा है? कोविड के लिए वैक्सीन बनाने के लिए एडिनो वायरसेस का यूज करा जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस में क्या होता है? डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे ये कैप्सिड प्रोटीन हो गई, ये सिंगल यूनिट, इसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं, और इसमें कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड में फॉर्म में पाया जाएगा। ये नेकेड डीएनए हो गया, ये एनवेलप्ड वायरस हो गया। हम, ये नेकेड डीएनए हो गया, एनवेलप्ड, ये बाहर इसके क्या पाया जा रहा है? ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, एनवेलप पाया जा रहा है, ये लिपिड का बना हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है दो फेज में, दो साइकिल में, जिसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल वह साइकिल होती है जब डायरेक्ट जाके इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, मशीनरी को कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है खुद, और रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और नया वायरस पार्टिकल बना के होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एक प्रोसेस तो ये हो गई लाइटिक साइकिल। दूसरी फेज हो गई लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि वायरल पार्टिकल के डीएनए का कुछ पार्ट होस्ट सेल के या होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में जाके ऐड हो जाता है। वो जेनेटिक मटेरियल में ऐड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोफाज। उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोफेज। वो जब वायरल पार्टिकल होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में जाके ऐड हो जाए तो उसको बोलेंगे हम प्रोफेज स्ट्रक्चर। तो प्रोफेज के होते हुए जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। और लाइटिक डायरेक्टली होता है। ठीक है, जैसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे लाइटिक इन्फेक्शन और लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। वायरस ने अपना डीएनए पार्ट इंजेक्ट किया बैक्टीरियल सेल में और होस्ट सेल में। ठीक है, वायरल जीन आर ट्रांसक्राइब्ड बाई होस्ट। वायरल जीन का क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। बैक्टीरिया मेक न्यू वायरल प्रोटीन। अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन भी बन गया, जेनेटिक मटेरियल भी बन रहा है। तो ये असेंबल्ड होके क्या बनाएंगे? नए वायरसेस बनाएंगे, नए वायरसेस बनाएंगे।
वायरल एंजाइम एक एंजाइम होता है जो कि सेल वाल को, बैक्टीरियल सेल वाल को लाइज करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा, और ये बाहर जाके इन्फेक्शन फैलाने लगेंगे नेबरिंग सेल्स में। तो इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। जब वायरल पार्टिकल इन्फेक्ट करता है और डीएनए, वायरल डीएनए इंसर्ट इटसेल्फ इनटू वायरल बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाके जुड़ जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं प्रोफेज स्ट्रक्चर या प्रोफाज स्ट्रक्चर। तो जब प्रोफाज के थ्रू इसकी सेल साइकिल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। प्रोफाज में रेप्लिकेट इन बैक्टीरियम फॉर मैनी जनरेशन, मतलब लेटेंट फेज में चला जाता है, ये इनएक्टिव फेज में चला जाता है। उसके बाद ये लाइटिक साइकिल में इंटर कर जाता है, जिस कुछ स्टिमुलाई मिल गया तो ये लाइटिक साइकिल में इंट्रोड्यूस कर जाएगा और इन्फेक्शन करने लगेगा। आज के लिए इतना ही। अब हम कोरोना, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के बारे में, और कोरोना वायरस कैसे कोविड डिसीज फैला रहा है, इस कोरोना वायरस में ऐसा क्या है जो इतना पैथोजेनिक हो गया, इतना ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रॉय कर रहा है, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग इन्फेक्ट हुए। तो हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर, WHO ने इसका कोविड-19 नाम ही क्यों दिया, ये सब चीज हम इस आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।